मुसाब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। आपसे पहला सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब से आपकी ये पहली मुलाकात थी या इससे पहले भी आपकी कोई मुलाकात हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छा, इससे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कभी देखा। अच्छा, देखा भी नहीं नहीं होता है ना, जैसे कोई दूर से देख लेता है किसी को। फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ा जब वो आए? पहला इंप्रेशन तो ये कि एक फिजिकल फिटनेस माशाल्लाह, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है। बाज़ लोग आपको वीडियो में अच्छे लगते हैं, जब हकीकत में देखो तो नहीं लगते। बाज़ ऐसे होते हैं जो वीडियो में अच्छे नहीं लगते, हकीकत में ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो जो फिटनेस का मेरे दिमाग में तस्वुर था 70 साल की उम्र में, उससे ज़्यादा फिटनेस मुझे नज़र आई। एकदम नहीं एकदम आदमी आता बड़ा, जी। जैसे पहलवान, तगड़ा आदमी, पहलवान तो नहीं लेकिन तगड़ा आदमी। सही है। अच्छा साहब, इस मुलाकात का आगाज़ कैसे हुआ? यानी वज़ीर आज़म साहब आ गए, बैठ गए, तो फिर आगे आगे कहानी कैसे शुरू हुई? जब वज़ीर आज़म साहब आके बैठे हैं तो गवर्नर ने हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को माइक दिया कि आप आगाज़ करें। तो अच्छा लगा हमें कि एक इज़्ज़त दी जा रही है उलमा को, और ख़ास तौर पे जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। ठीक है ना? सही है। तो वैसे तो सब माशाल्लाह वहाँ काबिल एहतराम थे, सब उलमा थे, लेकिन ये इंसान की नेचर है। बिल्कुल। तो हज़रत ने फिर बताया कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, बाद में हमारी जब हज़रत उस्ताद साहब से, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को हम उस्ताद साहब कहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो कि आपको माइक क्यों दिया? उन्होंने कहा मैं खुद भी हैरान था कि शायद तिलावत के लिए दिया है कि आगाज़ करूँ मैं। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी कि जैसे अल्लाह ताला ने हाकिम का हक बताया है, हाकिम के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं रियाया की, तो रियाया के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हाकिम की। सही। तो दोनों जिम्मेदारियों का उन्होंने तस्करा किया कि एक तरफा नहीं है। अवाम पर यह जिम्मेदारी है, हाकिम पर तो जिम्मेदारी है सबको मालूम है, लेकिन अवाम की यह जिम्मेदारी है कि पहली बात तो उसके सामने हक बात कहना, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान, के बादशाह के सामने हक बात कही जाए। ये एक हक बात है कि ये भी एक हक बात थी जो उन्होंने कह दी। जी। कि कोई गलती हो, कोई खराबी हो, तो ये जो चापलूसी और ये सब चीजें नहीं हो, सही है, वो आराम से इज्जत एहतराम के साथ सामने कह दी जाए कि ये चीज ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो काम हाकिम अच्छे कर रहा हो उसमें उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। ठीक है। ये ना हो कि तनकीद ही चलती रहे, भाई कोई अच्छा काम है तो उसमें बताया जाए कि हम इसमें आपके साथ हैं और हमें अच्छा लगा, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तमहीदी बात उन्होंने शुरू की। फिर बताया कि सही बुखारी से पता चलता है कि 9 हक हैं अवाम पर हाकिम के, जैसे हाकिम पर अवाम के हुकूक हैं तो अवाम पर भी 9 हुकूक हैं हाकिम के। तो दोनों तरफ हमें देखने की जरूरत है, एक तरफा नहीं है। यानी मैं शायद इसको अपने अल्फाज में ही डिफाइन करूं कि होता यह है कि हुकूमत ये देख रही होती है कि अवाम जो है ना वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करे, जो हमारी इताअत करे, हमारी फरमाबरदारी करे। तो यहाँ से बात का आगाज हुआ, तो हम शुरू से उसके बाद जो है फिर वजीर आजम साहब को माइक दिया गया। अच्छा। तो वजीर आजम साहब ने जो बात शुरू की है, मैं हैरान इस पर हुआ कि वही टॉपिक जिसमें मैं 15 साल से चीख रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार एक आदमी तो मुत्तफिक है। सही है। बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। यानी अगर ये वजीर आजम के अलावा कोई और मेरे सामने बैठ के बात करता, मैं समझता कि ये इसने मुझे देख लिया है और इसको पता है कि इन मौलाना साहब का टॉपिक ही यही है, दिलचस्पी है, 15 साल से इसी पर बात कर रहे हैं, तो इनको खुश करने के लिए। जाहिर है यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। तो वजीर आजम साहब ने जो बात का आगाज किया वो इस पर आगाज किया कि मैं 18 साल की उम्र में यूके गया था, वहां तलाक का रेशो 14 फैमिलीज में से एक में डिवोर्स का रेशो था। सही है। और अब गया हूं तो 60% तलाक का रेशो है। यानी ये तलाक का रेशो भी जो बहुत थोड़ी सी शादियां हो रही हैं उनमें 60% जोड़ों में डिवोर्स हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूरोप को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, वही कल्चर हमारे मुआशरे में आ रहा है। तो रेप के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेहयाई का एक तूफान है। जो और फिर बड़ी अच्छी बात ये की कि इस्लाम जो है, ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम शायद फैमिली सिस्टम को बचाने पर जितना जोर लगाता है इतना किसी और चीज पे नहीं, और इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहली दफा मैंने वज़ीर आज़म से बराह रास्त कोई बात सुनी है तो वही बड़ी खानदानी बात सुनने को मिली। मुझे बहरहाल अच्छा लगा, और कोई भी होता तो मुझे अच्छा लगता। सही है ना? ये बड़ा एक इतनी अपर लेवल का एक आदमी बैठकर इस मौजू पर बात कर रहा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और इतने हसास इशू को उठा रहा है वो, जबकि पूरी दुनिया फैमिली सिस्टम ही को खत्म करने में लगी हुई है। बिल्कुल। तो हमारे एक हाकिम की तरफ से एक ऐसी बात जाना, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई की बात है। तो वजीर आजम ने फिर उलमा से ये मुतालबा किया कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में जाएं और जहां भी एक तूफान बदतमीजी जो हमारे बेहयाई फैल रही है, और फिर ये
انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو, تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے.